आज हम विजयनगर अंपायर का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को संगम के बारे में बताया था और बताया था किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के होते हुए हरिहर और बुक्का के थ्रू जो है किस तरीके से विजयनगर अंपायर के ऊपर अटैक करवाया और फिर बाद में उनके ही जो टीचर थे उन्होंने विजयनगर अंपायर के नाम से उनके टीचर के नाम से रखा और अपने पिता के नाम से उन्होंने एक वंश तैयार किया जिसका नाम संगम वंश पड़ा। अब उस पार्ट 2 में हम लोगों ने अभी तक जो है हरिहर और बुक्का और प्लस उसके बाद देवराय प्रथम के बारे में पढ़ा था। और देवराय के प्रथम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू करवा देता हूं कि देवराय के प्रथम के मुताबिक अब देखिएगा ये डायनेस्टीज कैसे चलेंगी। तो मेनली आप डायनेस्टीज अगर आप देखेंगे तो पहले संगम आ जाएगी, फिर सालवा डायनेस्टी, फिर तुलवा डायनेस्टी, फिर आरुवेडा डायनेस्टी। ये 4 डायनेस्टीज आपको प्लीज ये याद रखिए, 2, 3 एंड 4 क्रॉनिकल ऑर्डर में भी पूछेगा आपको। और अभी तक हम संगम ही पढ़े हैं, सालवा, तलवा और आरुवेडा डायनेस्टीज के बारे में। और ये एक मैप है, आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने एक मैप आपके लिए बनाया है। देखिए बहामनी किंगडम जो है वो 1347 बीसी में आता है, याद रखिएगा। और बहामनी किंगडम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि बहामनी किंगडम को भी बनाने के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा हाथ है। अब दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे ये टाइम पीरियड 1347 में दिल्ली सल्तनत में उस समय जो रूलर थे उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक उनका नाम था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको एक बात पढ़ाई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही हरिहर और बुक्का को जब उन्होंने अपना उनको गुलाम बना दिया था और उसके बाद उनके धर्म को परिवर्तन भी कर दिया था। अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लग रहा था कि किसी तरीके से फिर से उनके ऊपर जो है बहुत सारे विद्रोह होना शुरू हो गए। और उन्होंने 1347 में यानी 11 साल के बाद अगर आप देखेंगे कुछ समय पीरियड आपको याद रहेगा, तो इन्होंने एक नए सेनापति को जो है कमान दी और कहा कि तुम दक्षिण भारत में जाके वहां पे जो विद्रोह हो रहे हैं उन्हें दबा दो। और इसके लिए जो इस बंदे को उन्होंने चुना मोहम्मद बिन तुगलक को, उसका नाम था हुसैन गंगू। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुसैन गंगू इनको ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है मोहम्मद बिन तुगलक को कि मैं जा रहा हूं क्योंकि तुगलक वंश चल रहा है, मैं जा रहा हूं और मैं सब विद्रोह जो है खत्म कर दूंगा और आप चिंता ना करें, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और वहां से हसन गंगू जो है अपने साथ काफी सारे सेनापति जो होते हैं उनका हेड बन के जो है निकलते हैं और दक्षिण भारत में जाके विद्रोह को खत्म कर देते हैं। अब इससे पहले कि आपको पता चले कि ये किस तरीके से हुआ और क्या होता था, पहले आप थोड़ा सा मैप देख ले। आप आंसर राइटिंग में भी ऐसे ही मैप क्रिएट कीजिएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे आप इस तरीके का मैप बनाएंगे और मैप में ये वाला जो हिस्सा है ये सारा विजयनगर का ही है, विजयनगर अंपायर का हिस्सा है ये सारा जो भी एरिया आपको दिख रहा है। और यहाँ पे बहामनी किंगडम है। अब बहामनी किंगडम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो नदियों की बात बहुत बार पूछा जाता है और ये प्री के क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक नदी है जो गोदावरी बह रही है, ये यहां से बह रही है गोदावरी। फिर बीच में अगर आप देखेंगे तो बहामनी किंगडम के यानी बीच में बहामनी किंगडम है, उसके नीचे जो है कृष्णा रिवी बह रही है। कृष्णा के बाद जो ये एरिया रहता है, ये वाला एरिया, यहां पे एक और नदी बह रही है जिसको कावेरी कहा जाता है। अब ये जो खाली एरिया है, ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया का नाम जो है रायचूर एरिया था। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, बीच के जो एरिया था यानी कि कृष्णा नदी और कावेरी के बीच के एरिया को रायचूर कहा जाता था। और अक्सर जो है लड़ाई युद्ध हुआ करता था बहामनी किंगडम और विजयनगर अंपायर के बीच में। हमेशा एक युद्ध रहता था रायचूर को लेके। कभी बहामनी किंगडम कहते थे कि रायचूर एरिया हमारा है, तो कभी विजयनगर अंपायर के लोग कहते थे नहीं रायचूर हमारा है। तो इसके ऊपर अक्सर जो है इनके बीच में युद्ध होता रहा और बाद में ये इतना बड़ा युद्ध हुआ कि विजयनगर अंपायर खत्म ही हो गया। और बहामनी किंगडम बनना नहीं चाहिए था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों की वजह से जब उसने हसन गंगू को वहां पे भेजा और उसको लगा कि वहां जाके जो है ये मेरी सल्तनत को बचा पाएगा और विद्रोह को खत्म करेगा, विद्रोह तो खत्म कर दिया लेकिन इस बंदे ने एक नया ही वंश वहां तैयार किया जिसको बहामनी वंश कहा जाता है। हसन गंगू इनका सही में रियल नाम है, लेकिन इन्होंने फिर अपने आप को एक नई उपाधि दी और नया नाम दिया जिसका नाम पड़ा बहामनी। बहामनी वंश के नाम से ये जाना जाता है। ये हसन गंगू ही हैं जिनने जो इनके संस्थापक भी बने। आगे आप एक चीज देखिएगा,
हसन गंगू का रियल नाम जो है वो बहामन शाह है, और इसीलिए इन्होंने बहामन शाह के नाम से एक साम्राज्य तैयार किया, जिस साम्राज्य का नाम पड़ा बहमनी साम्राज्य। जी हाँ, अब देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य जो है वो विजयनगर अंपायर के साथ बहुत लड़ाई करेगा, जबकि अगर हिस्ट्री देखें तो दोनों कहीं ना कहीं, बहमनी और विजयनगर अंपायर दोनों कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक की गलती की वजह से बने, और इन दोनों के बीच में रायचूर के एरिया को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। याद रखिएगा, रायचूर का एरिया मैंने आपको बताया, और इनके बीच में इतनी फाइट हुई कि विजयनगर अंपायर खत्म हो गया। लेकिन विजयनगर अंपायर से आप जरा देख लीजिएगा, अब डायनेस्टीज कैसे तैयार हुई थी। तो पहले बनी संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी के फाउंडर हरिहर थे। फिर उसके बाद जो है नए संस्थापक इनके बुक्का बने, जो नए रूलर आए, क्योंकि हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का, और बुक्का के बाद जो नए रूलर बने थे उनका नाम था देवराय प्रथम। और देवराय का टाइम पीरियड आपको याद है 1377 से लेके 1405 तक ये संगम वंश को चलाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से चलाते हैं। और इनके समय आपसे पूछा जाएगा कि बताएं जी, उस समय देवराय के समय एक जो है यहाँ पे फॉरेनर आए थे, यानी कि कोई बाहर से जो है एक आया था जिन्होंने इनके बारे में हमें बताया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, उनका नाम निकोलो कोंटी था। और उन्होंने हमें बताया कि इनके यहाँ पे दरबार में एक जो है कवि बैठता था, उस कवि का नाम जो था, उन जो कवि थे, और बहुत ही फेमस बुक भी उन्होंने, जिनका नाम श्रीनाथ लिखा गया है, ये याद रखिएगा, एक नाम है श्रीनाथ, जो है पोइट का नाम है श्रीनाथ। और ये उनकी कोर्ट में हुआ करते थे, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिस किताब का नाम है हरि लिवास। ये आप याद करिएगा, हरि विलास। ये इससे पहले जो एक वीडियो मैंने भेजी थी और जो हमने किया था उसमें भी मैंने ये कवर करवाया है। अब थोड़ा सा मैं फिर से रिकैप्चुलेट करवा रहा हूँ। अब देखिएगा कि लास्ट रूलर जो है, अब लास्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। अब संगम डायनेस्टी का भी पतन हुआ, और इनके आखिर के जो लास्ट के वंश में से कोई था, तो उनका नाम था विरूपक्ष सेकंड। और विरूपक्ष का टाइम रहा है 1465 से लेके 1485। विरूपक्ष जो है, उनके पुत्र जो थे, उनके सन थे, उन्होंने ही उनकी मृत्यु कर दी और खुद को घोषित कर दिया वहां का राजा, लेकिन वो उतने देर तक ठहर नहीं पाए, और इस तरीके से संगम वंश का जो है पतन हो गया। और एक इसको हिंदी में इसको टर्म जो दी गई है, इसको कहा जाता है प्रथम बाल ब्ला पहाड़। याद रखिएगा, यानी कि पिता का वध करना किस चीज के लिए, वंश बनाने के लिए। तो उनके सन ने जो है उनका कत्ल कर दिया और कहा कि आज से जो है यहाँ का हीरो मैं हूं, लेकिन उसको पता नहीं था और इतना वो जानता नहीं था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा वंश, संगम वंश, समाप्त हो गया। अब संगम वंश के बाद देखिएगा, जो नया रूलर यहाँ पे आते हैं, पहले हमारे पास, आपको मैंने बता दिया कि संगम वंश को आप लिखेंगे। अब संगम डायनेस्टीज में आपने क्या क्या याद रखना है, अभी तक जो आपने पढ़ा, संगम डायनेस्टी में पहला आपको नाम याद रखना पड़ेगा हरिहर। ठीक है, हरिहर के बाद आते हैं जो दूसरे इनके संस्था जो बने थे, बुक्का। ठीक है, बुक्का के बाद तीसरे जो आए थे उनका नाम था देवराय, और देवराय जो है वो प्रथम भी बोला जाता है, फर्स्ट। और फिर चौथे जो इनके रूलर आए थे वो वीरूपक्ष थे, लेकिन वीरूपक्ष के बाद उनके पुत्र ने उनका उनका किल कर दिया। इनके सन जो बने, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस सल्तनत को संभाल पाते, और इसके खत्म होने के बाद ही यहाँ एक नई डायनेस्टी बन गई। जी हाँ, नई डायनेस्टी आ गई, और इस डायनेस्टी का नाम पड़ा सोलू डायनेस्टी, सोलवा डायनेस्टी, सोलवा डायनेस्टी, नई डायनेस्टी आ गई। तो आपको कल प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं जी कि संगम डायनेस्टी के बाद कौन सा वंश यहाँ पे आया है। तो आई होप कि आप उस समय बता पाए। ये तो 2 मार्क्स तो हाथ में ही है, अगर उठाने हैं तो उठा लें आप आराम से। अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो डायनेस्टी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कितने देर तक रही और क्या है। वैसे ये डायनेस्टी उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, सोलवा डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी जो वंश जो था वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना हमने बुक्का को पढ़ा या हरिहर को पढ़ा। और इनका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे, ये 1485 में आए, और इन्होंने जो एरा संभाला
1505 ईस्वी तक जो ये है यहां तक रूल किए। तो लेकिन उतना इम्पैक्ट इनका नहीं देखने को मिला। सलवा डायनेस्टी का उतना इम्पैक्ट नहीं था जितना हमने संगम डायनेस्टी का देखा। अब जरा इनकी बात समझिएगा। अब देखिएगा कि ये सेकंड डायनेस्टी बनी, विजयनगर अंपायर की सेकंड डायनेस्टी को सलवा डायनेस्टी कहा जाता है, दूसरा वंश आया ये। अब इनके लाइन बाय लाइन आपको रूलर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आप भी ये पता करना है कि आखिर इनका फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था। अब फाउंडर देखिएगा, जो इनके फाउंडर का नाम है, इनके फाउंडर का नाम है वीर नरसिंगा। याद रखिएगा, पूरा नाम अगर याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आगे भी नाम हैं। तो आप सालवा वीर नरसिंगा। अब देखिएगा, इन्होंने अपने नाम से ही जो है ये डायनेस्टी बनाई है। पूरा नाम सालवा वीर नरसिंगा है और इन्होंने इस वंश को जन्म दिया। सालवा डायनेस्टी भी है। अब समझिएगा कि मैं आपको ये कहने की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब बना। सालवा वीर नरसिंगा ने जो कत्ल किया था वो इसके वीर पक्ष के पुत्र सन, जिन्होंने अपने ही पिता को मारा था, इनको किसने मार दिया? इनको मारा सालवा नरसिंगा। नाम याद रखिएगा, वीर नरसिंगा ने इनकी मृत्यु कर दी। और इनको मारने के बाद उन्होंने एक नया वंश तैयार किया, जिस वंश को हम सालवा वंश कहते हैं, जो 1485 से लेके 1505 तक रूल करता है। और इनका अगर हम देखें तो इनके दो पुत्र थे। जी हाँ, इनके दो पुत्र थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बनाइएगा। इनके दो पुत्र थे, कहानी ऐसे ही चलेगी। दो पुत्र थे और पहले पुत्र का नाम तिम्मा था। तिम्मा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। और तिम्मा जो है वो इनके बड़े पुत्र थे, यानी एल्डर सन थे तिम्मा। और दूसरा पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था इमाडी। याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टफ है। इमाडी नरसिंगा, यानी इनका नाम है इमाडी नरसिंगा, या इसको ए से भी बहुत सारे इमाडी से लिखते हैं और ए से इमाडी भी लिख सकते हैं आप। तो ये दो पुत्र हैं और इनके बीच में, यानी सालवा वी नरसिंगा जो थे वो बहुत बहादुर थे। लेकिन इन्होंने एक अपना सेनापति रखा होता। सेनापति इनका बहुत खतरनाक था। जैसे आपको याद होगा कि बाबर के समय भी बहुत सारे जो है उनके सेनापति रहे हैं, आपको याद होगा। तो इन्होंने अपने सेनापति जो थे वो बहुत ही इनके साथ वफादारी करते थे और बहुत अच्छे भी थे। उनका नाम था, जो इनके सेनापति थे, वीर नरसिंगा के, और इनके जो नरसा नाइक, याद रखिएगा, यानी कि इनके सेनापति थे ये सेनापति। आप माइंड मैप क्रिएट करेंगे तो बड़ा इजी याद रहेगा। यानी कि सालवा डायनेस्टी को बनाने के पीछे इनके संस्थापक वीर नरसिंगा का हाथ था। उन्होंने सालवा की डायनेस्टी को यानी कि बनाया। सालवा वीर नरसिंगा के दो पुत्र थे, एक का नाम तिम्मा था और दूसरे का नाम इमाडी नरसिंगा था। इनके जो सेनापति थे, जो हेड थे, वो नरसा नाइक थे। अब ये वंश बहुत अच्छे से चल रहा था, अचानक से तिम्बा की मृत्यु हो जाती है। ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तभी मैं बता रहा हूं। और इमाडी नरसिंगा वहां के जो है नए संस्थापक बनते हैं। अब इमाडी नरसिंगा को बनने के बाद नरसा नाइक जो है वो इनके समय भी इनको जो है सजेशन दिया करते थे, इनको भी सजेशन दिया करते थे। और नरसा नायक का एक और पुत्र था, खुद का सेनापति का एक पुत्र था। याद रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम जो था वो था वीर नरसिंगा। अब देखिएगा, नाम सेम है, इसका नाम भी वीर नरसिंगा है। इस जिस संस्थापक है, जो फाउंडर है, इसका नाम भी वीर नरसिंगा है। यहाँ पे यूपीएससी थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको और प्री का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप बोलोगे कि दोनों, यहाँ पे भी नाम वीर नरसिंगा है,
यानी कि सेनापति के पुत्र का नाम, यानी कि नरसा नायक के पुत्र का नाम, पुत्र, सन, याद रखिएगा। और यहाँ पे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी उनका नाम भी जो है वो वीर नरसिंगा है, लेकिन पूरा नाम इनका साल्वा वीर नरसिंगा है, इसका खाली नाम है वीर नरसिंगा। तो कल पूछा जा सकता है कि साल्वा डायनेस्टी की जो फाउंडेशन रखी वो वीर नरसिंगा ने रखी या साल्वा वीर नरसिंगा ने रखी। तो उस समय परेशान हो यार, दोनों नाम सेम है। असल में नरसा नायक का जो सेनापति था उनके पुत्र का नाम वीर नरसिंगा था, और जो संस्थापक थे उनका नाम भी वीर नरसिंगा था, लेकिन साल्वा वीर नरसिंगा था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज इसको देखिएगा प्री के लिए। और यहाँ पे वीर नरसिंगा जो है वो अपने पिता के साथ अक्सर इमाड़ी नरसिंगा के यहाँ पे जाते रहते थे, और उनको लगता था कि राजा है बहुत, मेरा पिता जो है वो बहुत नीचे का है। तो उन्होंने एक चाल बनाई और वीर नरसिंगा ने इमाड़ी नरसिंगा का, देखिएगा क्या कर दिया भाई, किल कर दिया, मार दिया, यानी इनकी मृत्यु कर दी। और इस तरीके से वीर नरसिंगा ने मारा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इनके वंश के बाद कोई और वंश था ही नहीं इनका जो यहाँ पे संस्थापक या जो है एक डायनेस्टी। और इस तरीके से वीर नरसिंगा ने, देखिएगा इसका मतलब है कि ये किसी जाति या वंश वगैरह तो था ही नहीं, ये तो एक सेनापति थे, और सेनापति ने एक नए वंश को जन्म दिया, और इस वंश का नया नाम पड़ा जिसका नाम बनाया गया तुलु। तुलु, याद रखिएगा, तुलु वंश जो है यहाँ पे नया वंश बन गया। मैंने बता दिया कैसे बना, यानी कि इसने अपने ही राजा का, यानी कि इनके पिता जो है सेनापति थे, तो इनके बेटे सेनापति के बेटे ने ही वहीं माड़ी नरसिंगा का जो है वध कर दिया, और खुद को यहाँ पे एक नया वंश बना दिया, और इस वंश को नाम पड़ा तुलवा वंश। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक आपको एक बहुत ही अच्छा एक बताया था। देखिए संगम के बाद सालवा उतने देर तक रह नहीं पाते, तो तुलवा वंश आ गया। अब तुलवा वंश देखिएगा बनाने के पीछे आपको फाउंडर भी पूछा जा सकता है, तो अब तो फाउंडर आपको पता चल गया कि कौन होगा जिन्होंने उनकी मृत्यु करवाई। तो इसके फाउंडर का नाम, संस्थापक जिसे कहा जाता है, फाउंडर का नाम क्या पड़ेगा भाई, वीर, यानी संस्थापक। तो तुलवा वंश को बनाने के पीछे यहां पे वीर नरसिंगा जो है यहाँ के रूलर बन गए। बहुत ही सिंपल सा है, याद करिएगा। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1505 से लेके 1565, यानी कि 505 से लेके 1565, और यहाँ पे 6 रूलर आए। हमारे पास सारे 6 रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास 2 ही रूलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 6 रूलर्स बने तुलवा वंश के बारे में, और तुलवा वंश बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और वीर नरसिंगा जो है वो ज्यादातर अपनी सल्तनत को संभाल नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही अच्छे राजा यहाँ पे आते हैं जिनका नाम पड़ता है कृष्ण देव राय। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कृष्ण देव राय यहाँ के नए संस्थापक बनते हैं। कृष्ण देव राय पूछा जा सकता है ये किस वंश से थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। कृष्ण देव राय जो है यहाँ के नए संस्थापक बनते हैं, और इनका टाइम पीरियड देखिएगा 1509 से लेके काफी दिन तक रूल करते हैं, 1529 तक जो है ये इस वंश को चलाते हैं, तुलवा वंश को। और कृष्णदेव राय जो है वो बहुत अच्छे रूलर माने गए, बहुत अच्छे रूलर माने गए। जबकि ये वंश जो है ठीक वंश था नहीं, क्योंकि लड़ाई करके आया था, कत्ल करके आया था, एक वंश को खत्म करके आया था। लेकिन कृष्णदेव राय जो है वो बहुत ही निर्माण टाइप के बहुत ही अच्छे काम भी करते थे, और कृष्णदेव राय से लोग बहुत खुश भी थे, यानी वीर नरसिंगा से कहीं अच्छे भी थे। सो कृष्णदेव राय के लिए सबसे पहले जो है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद करिएगा। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स आपके हाथ में है, प्लीज देखिएगा। जब मैं 2 मार्क्स कह रहा हूं तो मुझे पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से हमें क्या सवाल पूछा जा सकता है, याद करिएगा कि कृष्णदेव राय जो है यहाँ पे कुछ जो है शहर नगर बसाते हैं, यानी कि इन्होंने 2 नगर बसाए। सबसे पहला नाम है, शहर का नाम पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय जो कि तलवा वंश से बिलोंग करते थे, उनके समय में उन्होंने 2 शहर नगर बसाए थे। उन नगरों का नाम बताएं। तो सबसे पहला नगर जो है, उस नगर का नाम है हसपत।
हसपत नगर, याद रखिएगा, हसपत नगर, ठीक है, हसपत नगर। अब पूछा जा सकता है कि हसपत नगर इन्होंने क्यों बनाया, तो अपनी जो इनकी पत्नी थी उनकी याद में इन्होंने ये, मतलब उनसे बहुत मोहब्बत थी, तो कहा कि ये नगर जो है हसपत नगर, ये मैं अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूं। दूसरा एक और नगर भी इन्होंने बनाया है जिसको कहा जाता है नागलपुर, नागलपुर नगर, नगर बोला जाता है, ठीक है, नागरपुर नगर, इसको आप लिख लीजिएगा, नागलपुर नगर, ठीक है। और ये अपनी मदर यानी माँ की याद में बनाया। तो देखिए बंदा जो है वो बहुत ही एक सही टाइप का है, क्योंकि शहर बना दिया, निर्माण का काम किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा निर्माण हुआ है। और इसी कारण इनको एक उपलब्धि भी हासिल हुई, यानी इनको एक उपाधि दी गई थी। उस उपाधि को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, एक उपाधि यानी इनको एक क्रेडिट दिया गया था, एक नाम दिया गया था, और उसको कहा जाता है अनुदरभोज। जी हाँ, अनुदरभोज कहा जाता है। अनुदरभोज is a kind of a Sanskrit word. You must remember, those who are actually going for the in English, they have to write down that this is known as Anudarbhoj. Those who actually created a lot of nagars and cities or during at that time of the ancient time. So Krishna Dev Roy got a lot of love and respect from the people who are living at that time during his region, because he was doing a great job by providing them that kind of a development, and construction was also there. So he was known as one of the most important and prominent leader for the Talwa Vansh and the Talwa dynasty. तो याद रखिएगा कि इनको जो है बहुत ही अनुदरा बोझ जो है एक उपलब्धि भी दी गई, ये नाम दिया गया है, एक्चुअली बुक में दिया गया है। और उसके बाद याद करिएगा कि अब यहाँ पे टाइम देखिएगा, टाइम आप देखिएगा 1529 की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 1529 आपको कुछ और डेट भी दिखा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। डू रिमेंबर दिस डेट, दिस डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये 1509 से लेके 1529 तक रूल करते हैं, और इसी समय कुछ और भी हो रहा है। चले थोड़ा सा पीछे चले जाएं आप। अब याद करिएगा कि बाबर का टाइम आपको याद आएगा। बाबर का टाइम जो है, बाबर का टाइम है 1526 टू 1530, याद आया ना। तो इसका मतलब है जब बाबर आया उस समय विजयनगर अंपायर पे कृष्णदेव रॉय जो है वो रूल कर रहे थे, और कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। सो इसीलिए बाबर टाइम पे जब वो बाबर ने अपनी एक बुक लिखी थी, और मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं। सो बाबर का जो टाइम है, बाबर पीरियड के समय में, टाइम पीरियड 1526 है टू टिल 1530 तक वो रहते हैं। और उस समय जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में यानी कि विजयनगर अंपायर में कृष्णदेव राय रूल करते हैं। और बाबर नामा जो लिखी गई है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। बाबर नामा, ये किताब जो है बाबर ने लिखी थी अपने ऊपर, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि किस राजा का जिक्र किया है, मतलब उसने अपने बाबर नामा में किस ऐसे दक्षिणी भारत के किस ऐसे रूलर के बारे में हमें जो है बाबर नामा में पता चलता है। यानी ऐसे लिखा जाएगा कि दक्षिणी भारत के राजा का जिक्र हुआ है, जिक्र किया गया है। which ruler of India was mentioned by Babar in his book, in his famous book, I can say famous book बाबरनामा। तो अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पूछा जाएगा तो द राइट आंसर इज सिंपल राइट आंसर, दैट इज कृष्णदेव राय, बिकॉज उस समय जो टाइम पीरियड है वो कृष्णदेव राय का था। सिंपल आंसर। तो ये पूछा गया है कि दक्षिण भारत में, ठीक है। अब उसके बाद एक मे बी एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि और भी कोई रूलर था जिसके बारे में बाबरनामा में बात की गई है।
तो यस ऑफ कोर्स कृष्णदेव राय में अगर आप देखेंगे तो बाबर के टाइम पे उन्होंने जब हम बात करते हैं एक और रूलर के बारे में बात की थी। हाँ, द अनदर रूलर वाज राणा संगा। राणा संगा के बारे में भी उन्होंने अपने इसमें मेंशन किया है। आप देखिएगा ये साउथ साइड में है और साउथ का किंग पूछ सकते हैं कि साउथ के किस किंग के बारे में बाबरनामे में, और ये नॉर्थ के किंग के बारे में बात की गई है उन्होंने। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर आई होप कि अगर कभी पूछा जाए तो आप देखिएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहा था मैं। और कृष्णदेव राय के टाइम पे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कृष्णदेव राय, ही वाज अ ग्रेट पोइट। अब टाइम पीरियड याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के टाइम पे उनको, ही वाज अ ग्रेट पोइट, ग्रेट पोइट। और उन्होंने उस समय कुछ पोइट जो थे वो उनके समय भी होते थे। तो उस समय कहा जाता है जो ग्रेट पोइट हुआ करते थे और बहुत ज्यादा पोइट उनके समय में हमें देखने को मिले। एंड वहां पे ग्रेट 8 पोइट हुआ करते थे, 8 ग्रेट पोइट, 8। एंड उनको कहा गया है, याद रखिएगा, अष्टिंगज, अष्टिंगज द ग्रेट बेस्ट जो है उस समय पोइट वगैरह हुआ करते थे। और उन्होंने वहां पे कुछ डेवलपमेंट भी की है। ये ग्रेट पोइट को 8 ग्रेट पोइट आर नोन एज अष्टिगंग, अष्टिगंग। इसको लिख लेता हूं, अष्टि गज, अष्टिगज। अच्छा देखिएगा, ग्रेट पोइट हुआ करते थे 8 ग्रेट पोइट भी, यानी कि पोइट को और उसके बाद डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट कृष्णदेव राय डिड इन हिज टाइम, दैट वाज कंस्ट्रक्शन। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन, अभी हमने इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। और कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं निर्माण, बहुत ज्यादा निर्माण किए। और निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे कि इन्होंने क्या निर्माण किया। तो निर्माण के तौर पे अगर आप देखेंगे, इन्होंने एक मंदिर बनाया है जिसको हम टेम्पल कहेंगे। एक टेम्पल जो है इन्होंने बनाया है, और मंदिर जो है इन्होंने बना दिया था। और इस मंदिर का जो नाम पूछा जा सकता है आपको, नाम पूछा जा सकता है, तो इस टेम्पल का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है। ये है विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, याद रखिएगा, विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर। सिंपल सा है, क्योंकि निर्माण बहुत ज्यादा करते थे। और इस तरीके से पता चलता है कि कृष्णदेव राय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी पोइट भी थे, कंस्ट्रक्शन भी करते थे, उन्होंने नगर भी बसाए, लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन बीच में जब अब टाइम पीरियड बढ़ता रहा, 1529 में, 1529 में आप देखिए टाइम पीरियड, मैंने इससे पहले भी बताया कि ये कितने टाइम तक रहेंगे भाई, 1529 तक ही रहेंगे, 1529 तक ही रहेंगे। और 1529 में यहाँ पे एक वॉर हो जाएगी। जी हाँ, वॉर हो जाएगी, इनके ऊपर एक युद्ध कर दिया जाएगा, वॉर हो जाएगी। और ये वॉर जो है, अटैक किया जाएगा इनके ऊपर। अब 1529 में इनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है, और 1529 में वॉर भी हो जाती है। अब ये देखना है कि 1529 जब वॉर होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद यहां पे एक नया रूलर आता है, याद रखिएगा, और उस रूलर का नाम होता है सदा शिव रॉय। नया रूलर आ गया, सदा शिव रॉय। नाम बहुत सारे याद रखिएगा। अब जैसे ये रूलर बनते हैं तो बहामनी किंगडम जाग जाता है। बहामनी किंगडम को लगता है कि यार यही समय है, इनके ऊपर अटैक कर दो। अब बहामनी किंगडम में अगर आप देखेंगे तो बहामनी किंगडम में जैसे हमारे पास कौन कौन से नगर थे, अहमदनगर, अहमद नगर एक, दूसरा वहां पे था विजयपुर, विजयपुर,
ये याद रखिएगा। तीसरा आपका गोलकंडा, और चौथा रूलर यहां पे था बिदारा। इन चारों ने मिलके सदाशिव राय के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं विजयनगर एम्पायर पे अटैक कर दिया। और इन्होंने यहां पे जो वॉर किया, इस वॉर का नाम याद रखिएगा। इस वॉर को क्या कहा गया? इस वॉर को 3-4 नाम दिए गए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस, इस वॉर को बनी, ये न है, बनी हेठू, बनी हेठू, या सेकंड जो कहा जाता है हम जो है रक्षास, रक्षस, रक्षस तांगड़ी, दो नाम। तीसरा नाम इसको जो कहा गया है तिलिकोटू, तिलिकोटू युद्ध, तिलिकोटू युद्ध। बहुत सारे नाम हैं, बट एज फार एज दे, ये तो आपके हिस्टोरियन जो है, इंडियन हिस्टोरियन, इसके इतने नाम देते हैं। कोई कहता है कि ये बनी हिटू वॉर है, कोई कहता है कि ये रक्षस तांगड़ी वार है, कोई एक और बंदा आया तो उसने बोला नहीं ये तेलुकोटू युद्ध है। तो जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है उन्होंने इसको एक नया नाम दिया है। यूरोपियन हिस्टोरियंस, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूं, दे सिंपली कॉल्ड दिस वॉर इज नोन एज कृष्ण वॉर, कृष्ण वॉर, कृष्ण वॉर, ठीक है, कृष्ण युद्ध। तो अगर आप देखेंगे कि विच विच हमें क्या याद रखने की जरूरत है, तो यू कैन सिंपली रिमेंबर द कृष्ण वॉर, और हिंदी वाले बच्चे भी इसको कृष्ण युद्ध कह सकते हैं। वैसे वो नहीं पूछता है, बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए, बट द यूरोपियन हिस्टोरियंस हैव गिवन दिस दैट दिस वॉर इज नोन एज कृष्ण युद्ध। तो ये अगर आप याद भी रखना चाहते हैं, बनी हिटू वॉर या रक्षस तंगड़ी वॉर या तेलुकोटू युद्ध, या फिर उसके बाद आपने देख लीजिएगा। अब देखिएगा कि बहामनी किंगडम, मैंने जिनके बारे में अभी बताया था, यानी गंगू वाले, उन्होंने सीधा सदाशिव राय के ऊपर अटैक कर दिया और विजयनगर अंपायर को खत्म कर दिया। और विजयनगर अंपायर का जो वो टाइम पीरियड था, वो सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। अब जरा पीछे चलिएगा, यहां पे ये देखिए, यहां पे ये वंश जो है वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद एक नया वंश यहाँ पे आता है, एंड दैट वंश इज नोन एज आरुवीडू। आरुवीडू जो है नई डायनेस्टी यहाँ पे आती है, और ये डायनेस्टी जो है बहामनी किंगडम खुद जो है उनको वहां पे रूल करने देते हैं। लेकिन ये जो नई डायनेस्टी आएगी, याद रखिएगा, जो नई डायनेस्टी बनेगी, आर्वेडू वंश जो बनेगा, उनको कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो गुलाम बन के रहते हैं किनके? बहामनी किंगडम के। और उनको बोलते हैं कि देखो आप तुम रूल करो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आर्वेडू जो है, उनको कहा जाता है देखो अब तो तुम यहाँ पे आ गए, नया वंश आ गया ना, तो बोला तुम रूल कर लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्वेडू डायनेस्टी को। लेकिन बोला अंडर द गाइडेंस ऑफ बहामनी किंगडम, अब बहामनी किंगडम का ही यहाँ सब कुछ चलेगा, और वो उनके यहाँ पे गुलाम बन के जो है विजयनगर एम्पायर, मानिए सिंपल सी हम कह सकते हैं कि वो बहामनी किंगडम के अंदर चला गया। अब यूपीएससी, ये आपका रहा विजयनगर। यूपीएससी आपको कुछ प्रश्न जो पूछ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहली स्लाइड में पूछा था कि इनके समय में काफी सारे लोग जो है आए थे। देखिएगा, ट्रेवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर, कुछ लोग जो है यहाँ पे आए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो नाम है निकोलो डी कॉन्टी। इसके नाम के बारे में, ये इटालियन था, इटालियन था, इसके बारे में मैंने आपको नाम बता दिया। निकोलो डी कॉन्टी किसके नाम पे आए थे? निकोलो जो है वो देवराय के टाइम पे आए थे। देवराय बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स कौन किसके समय में। उसके बाद आए हैं अब्दुल रज्जाक, और अब्दुल रज्जाक के बारे में अगर बताया जाए, आपको पूछा जाए कि अब्दुल रज्जाक ये फारस के थे, ये फारस के थे, फारस एरिया के थे, और ये जो इनको जो है पर्सिया के रूलर ने यहाँ पे भेजा था, और ये किसके टाइम पे आए हैं? कृष्ण देव राय के टाइम पे आए हैं। ये कृष्ण देव राय, कृष्ण कृष्ण देव राय के टाइम पे आए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स। फिर उसके बाद जो है अफांसी निकांटी जो है रशिया से आए। फिर उसके बाद अफांसी जो है के बाद डोरल्टी बोरबोसा, ये पुर्तगाल के हैं। डोमोगी पाइस पुर्तगाल के, फ्रेनो नुनजी पुर्तगाल के। ये सारे लोग जो है ये 16वीं सेंचुरी में आए, 16वीं शताब्दी में जो है इन्होंने विजिट किया।
अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक निकोलो डी कॉन्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उब्दुल रज़ाक बहुत इंपॉर्टेंट है। उब्दुल रज़ाक के बारे में बहुत बार पूछा गया है, उब्दुल रज़ाक। तीसरे जो हमारे यहाँ पे आए थे, बारबोस। बारबोस जो हैं ये भी पुर्तगाल के हैं, और ये भी कृष्णदेव राय के टाइम पे ही आए थे, कृष्णदेव के टाइम पे ही आए थे। चौथे यहाँ पे निन्नूज के बारे में पूछा जाता है, निन्नूज, ये देखो फिरोज निन्नूज यहाँ पे लिखा है। और फिरोज निन्नूज जो है वो जो आए थे, दैट वाज द रूलर ऑफ दैट टाइम वाज उयूत उच्यूत उजयूत देव राय, यानी अयूत देव राय के टाइम पे आए थे। So thank you so much. Take good care of yourself. Stay safe and stay blessed. I will come with a new topic. Till then, this completely the Vijayanagar Empire who came at that time during the period of the. अब याद रखिएगा कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर कंप्लीट होता है। आई विल कम टू विद द न्यू डायनेस्टीज लाइक चोला, पांडवास एंड द राष्ट्रकूटास, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू।